देखिए बच्चों, हिंदी के उपसर्ग का पीरियड चल रहा है आपका, और इसमें जो पहले पीरियड में मैंने आपको पढ़ाया था उसका रिवाइज करता हूँ एक बार तो पहले। हालांकि उपसर्ग के बारे में कुछ बताया नहीं था मैंने पहले पीरियड में। क्या बताया था? शब्द बताए थे। तो क्या क्या पढ़ाया था एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। मैंने कहा था कि कोई पूछे आपसे कि शब्द में और पद में क्या अंतर है, तो हमने रिकॉल किया था कि अगर मान लिया किसी वाक्य के अंदर जो शब्द होते हैं वही पद कहलाते हैं, और वाक्य में ना हो तो सिर्फ शब्द कहलाते हैं। ठीक है, एक बात। फिर शब्द मैंने बताए थे कि 3 प्रकार के होते हैं। फिर मैंने साथ में ये भी कहा था कि प्रकार तो और भी बहुत सारे हैं, बाकी मैंने 3 ही बताए थे, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। फिर मैंने कहा था रूढ़ शब्द वो है जिसके टुकड़े ना हो सकें, और अगर टुकड़े या खंड हो जाए तो उनका कोई अपना अर्थ ना हो, है ना। घोड़ा, घर, बहुत सारे शब्द आ सकते हैं, सारे क्या हैं? रूढ़ शब्द। उसके बाद दूसरा है यौगिक, जो योग से बने। तो परिभाषा तो ये कहती है कि यौगिक शब्द वो शब्द है जो पूर्ण 2 शब्दों से मिलकर बने, लेकिन अगर कोई शब्द उपसर्ग या प्रत्यय का प्रयोग करके भी बनाया जा रहा हो तो उसे भी यौगिक ही कहा जाता है, जैसे विद्यालय का उदाहरण दिया था। उसके बाद तीसरा था योग रूढ़। तो योग रूढ़ का मतलब है जिसका कोई विशेष ही अर्थ हो। जिन शब्दों से वो बन रहा है वो साधारण तौर पे अपना एक अलग अर्थ देते हैं, लेकिन जब वो मिलकर एक नया शब्द बन जाता है तो उसका एक विशेष अर्थ ही निकल के आता है। ठीक है, ये बात हुई थी। फिर मैंने कहा था कि जो यौगिक शब्द हैं वो 3 प्रकार से बनाए जा सकते हैं। नंबर 1 उपसर्ग से, नंबर 2 प्रत्यय से, नंबर 3 समास से। फिर मैंने कहा था कि समास से को हम अव्यय से भी कह सकते हैं। फिर मैंने 2-3 लाइन भी समझाई थी कि जो योग रूढ़ शब्द होते हैं उनमें बहुव्रीहि समास का होना अनिवार्य है, या जिनमें बहुव्रीहि समास होता है वो योग रूढ़ होने अनिवार्य है, ऐसे मैंने कहा था, क्योंकि दोनों में ही विशेष अर्थ निकल के आता है। उसके बाद उदाहरण पूछे थे मैंने आपसे कि एक ऐसा शब्द बताए जिसमें 2 प्रत्यय आते हों, तो कौन सा किया था हमने? समझदारी किया था। फिर मैंने एक शब्द पूछा था आपसे कि जिनमें एक उपसर्ग हो और एक प्रत्यय हो, तो वह स्वतंत्रता था, शायद उदाहरण दिया था। ये बात यहाँ तक हुई थी मोटी मोटी, और उपसर्ग हमारा टॉपिक चल रहा था तो थोड़ी सी मैंने पहले भूमिका जमाई थी आपकी कि उपसर्ग क्यों होता है। उपसर्ग एक यौगिक शब्द बनाने के लिए होता है ना। वो यौगिक शब्द 3 प्रकार से बनता था, उसमें से नंबर 1 क्या था? उपसर्ग से। तो उपसर्ग का जो प्रयोग है वो शब्द को यौगिक बनाने के लिए किया जाता है। अब आज की जो क्लास होगी वो टोटली उपसर्ग पे होगी। ठीक है, अब उपसर्ग, तो मैं इस शब्द को समझने का प्रयास करता हूं तो ये इसका संधि विच्छेद हो जाता है, उप प्लस सर्ग। अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए फिर एक आसानी वाली बात हो गई, कोई कुछ करना ही नहीं पड़ा। उप अलग, सर्ग अलग, लेकिन हर जगह संभव नहीं है। उप का मतलब आप बताएं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे आप शब्द जानते हो जिनमें आप उपसर्ग जाने अनजाने में बोल देते हो, भले ही आप समझो या ना समझो। जैसे उपहार देना और उपमा देना, ठीक। लेकिन यहाँ थोड़ी सी बात ध्यान ये भी रखनी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उपमा पूरा ही एक शब्द है, क्योंकि मतलब ये नहीं होना चाहिए कि शुरू में उप आए। मतलब ये है कि उन शब्दों में उपसर्ग बनकर आए, और उपसर्ग बन के आएगा तो बाद वाला शब्द पूर्ण शब्द होना चाहिए। अब उपमा में मैं ऊपर कर लेता हूँ तो बचा क्या? माँ। एक माँ तो मदर होती है, तो वो माँ तो यहाँ है नहीं, इसका मतलब यहाँ तो पूरा ही शब्द है क्या? उपमा। इस उपमा में उपसर्ग नहीं हो सकता। मैं उन शब्दों की बात कर रहा हूँ जिसमें उपसर्ग बनकर है। जैसे मैंने बताया उपहार, उपहार देना, गिफ्ट देना। उपहार किसे दिए जाते हैं? दुश्मन को या दोस्त को? दोस्त। तो दोस्त वो होते हैं जो मेरे समीप होते हैं, मेरे आसपास रहते हों, मुझसे बातचीत करते रहते हों, तो इसका मतलब होता है समीप। क्या मतलब होता है? तो उप का मतलब होता है, इसका जो अर्थ होता है समीप होता है, और जो सर्ग है इसका मतलब होता है सृष्टि करना। क्या करना? सृष्टि करना। सृष्टि करना का मतलब नया बनाना, कुछ नया बनाने का प्रयास करना। तो इससे बना है क्या? उपसर्ग। ठीक। अब देखो जी, ये तो हमने मीनिंग समझ ली, ये हमें पहले से भी आती थी,
तो आप कहना क्या चाह रहे हो? कहना मैं चाह रहा हूं उपसर्ग के मायने ये हुए कि एक ऐसा शब्दांश जो मूल शब्द के समीप आए और कुछ नया अर्थ दे दे, कुछ नया बनाने का प्रयास करते हैं। बात समझे मेरी आप? यहां मैंने शब्द नहीं लिखा, क्या लिखा? शब्दांश। शब्दांश का मतलब होता है शब्द का अंश। तो जो उपसर्ग होते हैं वो शब्द नहीं हो सकते, क्योंकि शब्द का तो अपना अर्थ होता है, शब्द का तो अपना अर्थ होता है। उपसर्ग तो जब शब्द के साथ जुड़ जाएगा तब अर्थ बदलेगा। इसलिए मुझे से क्या बोलना चाहिए? शब्दांश बोलना चाहिए। तो एक ऐसा शब्दांश जो मूल शब्द के समीप आए और उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे, ये परिभाषा होनी चाहिए किसकी? उपसर्ग की, जो मुझे इसकी संधि से समझ में आती है। आपकी भी समझ में आई? आ गई? हाँ, हो करते रहे तो मेरी एनर्जी से बनी रहे। ठीक, उप अव्यय, यहाँ तो उपसर्ग ही है, लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि कुछ ऐसे होते हैं जो अव्यय भी होते हैं और उपसर्ग भी होते हैं। अव्यय भी शुरू में लगता है, उपसर्ग भी शुरू में लगता है। हाँ, तो ये उपसर्ग ही है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जो अव्यय भी होते हैं, उपसर्ग भी होते हैं। यहाँ ये उपसर्ग, क्योंकि ये इसके अर्थ को बदल रहा है। सर का मतलब क्या है? सृष्टि करना। और जैसे इसे जुड़ा बन गया उपसर्ग, और उपसर्ग मतलब क्या हो गया? ये तो है सृष्टि करना, और ये क्या हो गया? समीप आकर जो नया बना है, तो मीनिंग बदल गई। इसलिए यहाँ तो इसका क्या है? उपसर्ग। ठीक। अब जैसे आपको और अच्छा समझाने के लिए एक शब्द लेते हैं। मैंने लिया ये शब्द हार, है ना? हार क्या होता है? हार, कितने प्रकार के हार होते हैं? एक तो वो जो गले में हार डाला जाता है, एक हार होगी डिफीट, मैं हार गया मैच में, है ना? तो हार एक शब्द ले लिया मैंने, चाहे उसकी मीनिंग वो है वो, उसे कोई मायने नहीं करते। ये एक शब्द है, पक्का शब्द है। अगर मैं आपसे पूछ बैठूं शब्द क्यों है, तो आप कहोगे क्योंकि इसका अर्थ होता है, इसलिए शब्द हो गया, अर्थ है, तभी तो शब्द कहलाएंगे। अब मैंने क्या काम करा, देखिए, मैंने इसमें एक उपसर्ग जोड़ दिया, समहार, और जब मैं इसकी इन दोनों को जोड़ूंगा तो जो संयुक्त शब्द निकल के आएगा वो हो जाएगा संहार, है ना? हमने भी कुछ दिन पहले संधियां पढ़ी थी, तभी आपने चीज देखी होगी कि ये जो अनुस्वार है उसमें मैं अलग हो जाता है। ठीक। अब इस संहार का जो अर्थ होता है वो होता है विनाश करना। भगवान विष्णु ने नया अवतार धारण करके राक्षसों का संहार कर दिया, है ना? यानी कि विनाश कर दिया। ये आ गया शब्द। फिर शब्द लेते हैं हार, और अब मैं इससे लगा देता हूं आ, जो मुझे याद आ रहा, तो बन क्या जाता है? आहार। और आहार का मतलब हम सब जानते हैं, खाना, फूड। ठीक है जी। उसके बाद फिर मुझे कुछ याद आया, अगर मैं फिर ये हार लिख दूं और यहाँ लिख दूं प्रे, पै में रहे प्रे, तो क्या बन गया? प्रहार। प्रहार का मतलब होता है चोट करना, चोट पहुंचाना, है ना? ठीक है जी। तो देखो उपसर्ग कितनी बड़ी चमत्कारिता है हिंदी में, एक ही शब्द और नए नए अर्थ बना दे, और शब्दों से फिर शब्द बनते चले गए। अगर ये उपसर्ग ना होता तो बेचारा अकेला हार ही रह जाता। इस उपसर्ग ने शब्दकोश बढ़ा दिया, हिंदी में डिक्शनरी बढ़ा दी। तो ये इनके प्रिय हो गए। और कोई याद आ रहा है आपको? उपहार, उपहार। ठीक। तो ऐसे बहुत सारे शब्द बन सकते हैं
तो ये मैंने भी आपको समझाया कि जो उपसर्ग है बच्चों इसकी मीनिंग क्या होती है, इसकी परिभाषा कोई पूछे तो आप उसे कैसे दे सकते हो, इसे आप उदाहरण से उसे आप कैसे समझा सकते हो। तो जैसे यहाँ पे आ फिर या फिर सम, इनकी कोई मीनिंग तो है नहीं, तो इसे उपसर्ग कह दिया। पर वहाँ पे जैसे उप है, उसकी मीनिंग है समीप, तो वहाँ पे उस हिसाब से वर्ब नहीं होना चाहिए। मैं फिर वही कहूँगा, आप वहीं रुके हुए हो ना कि भाई जिसकी मीनिंग हो, जिसका अर्थ हो, वो तो हो गया अव्यय, और जिसका अर्थ ना हो उपसर्ग। मैं बार बार फिर ही कह के चल रहा हूँ कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अव्यय भी होते हैं, उपसर्ग भी होते हैं, तो वो बात चीज फेल हो जाएगी आपकी। ठीक। दूसरी बात, हर एक उपसर्ग का अर्थ होता है, लेकिन वो अर्थ शब्द की तरह नहीं होता। ये जो अर्थ मैंने इसका लिखा है समीप, ये इसका अर्थ प्रयोग के आधार पर है, इसका अपना वास्तविक अर्थ नहीं है। शब्द के तो वास्तविक अर्थ होते हैं, इनके अर्थ तो तब निकलते हैं जब ये इसमें जुड़ जाते हैं। अब जैसे यही आया समहार, मैं अगर आपसे पूछ बैठूं कि भाई ये शब्द है या शब्दांश, क्या कहोगे? शब्दांश कहोगे। अभी समझाया। अगर मैं तुमसे पूछ बैठूं इसका अर्थ बताओ, आसान सा है, तुम कह दोगे, क्या ही दोगे कि सम माने समान, कह दोगे क्योंकि आसान सा है। समान माने क्या है? बराबर। मैं तुमसे पूछ बैठूं कि भाई तुम्हें कैसे पता चला कि इसका अर्थ समान है, फिर क्या जवाब दोगे? देखो हमने तो पढ़ा था, है ना। मैं ऐसे ही कहता हूँ रिसर्च करूँगा। जब तक आप ये कहोगे ना कि पढ़ा था, तो आप सोच नहीं रहे। रिसर्च करने का मतलब है, ये तो साइंटिस्ट कर रहा है रिसर्च, तुम स्टूडेंट भी रिसर्च कर सकते हो। क्यों, कैसे? वो रिसर्च ऐसे होती है। अभी मैंने उदाहरण बोल के बताया था, मुझे बोलने की आदत थोड़ी सी ज़्यादा है। भगवान विष्णु ने नया अवतार लेकर सभी राक्षसों का संहार कर दिया, ऐसे बोला था मैंने, तो विनाश कर दिया। तो भगवान विष्णु उस समय ये सोचेंगे, अरे भाई ये जो राक्षस है ये तो ज़्यादा ऊंचा है, ये तो ज़्यादा लंबा है, इसे छोड़ देते हैं, ये काम आएगा कभी। अरे ये राक्षस बढ़िया था, ये राक्षस बेकार था, ऐसा करेंगे भेदभाव, सबका संहार कर दिया, सबको समान रूप से सबका विनाश कर दिया। तो सम की जो अर्थ आया है ना समान, ये इसका वास्तविक अर्थ नहीं है। ये जब इससे जुड़ता है तो जो अर्थ लेता है उसके अनुसार इसका ये अर्थ मिल गया है। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? तो ये इसका वास्तविक अर्थ नहीं होता। अगर ये वास्तविक अर्थ होता तो ये शब्दांश थोड़ी कहलाता, ये तो शब्द कहलाता। और शब्दांश वो हैं जिनका वास्तविक अर्थ होता ही नहीं है। ये तो समझाने के हिसाब से बताए जाते हैं। ठीक है। और कोई डाउट हो तो बताओ, डाउट पूछा करो, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। जितना पूछोगे उतना आपके लिए अच्छा है। कोई भी मन में चल रहा हो ना, कुछ भी पूछा करो। अब परीक्षा के लिए उपयोगी है कुछ बातें, जैसे एक आध नंबर में क्वेश्चन आएगा पूरे उपसर्ग से। कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? संस्कृत में कुल कितने उपसर्ग होते हैं, बस संख्या ही पूछ रहा है। हिंदी में कुल कितने उपसर्ग होते हैं, सिर्फ संख्या ही पूछ रहा है। फिर एक ही उदाहरण दे दिया, ठीक है जी। और ये दे दिया कि भाई ये शब्द दिया क्वेश्चन में, प्रश्न में, और नीचे 4 बना के लिख दिए। एक तो ये वाला सम, एक में सम लिखा, हलन हटा दिया, एक में सह के ऊपर अनुस्वार आगे छोड़ दिए, एक और बना दिया। कह रहे हैं कि उपसर्ग छाटो। ठीक। अब फिर वही बात, ऊपरी ज्ञान, जिन्हें ऊपरी ज्ञान है उन्हें तो यहीं दिख जाएगा। हार तो हो गया शब्द, जो सह के ऊपर अनुस्वार आएगा वही है उपसर्ग, वही चलती फिरती हिंदी। तो उसके लिए ऑप्शन बना के रखा हो, सह के ऊपर अंक की बिंदी लगा दो भैया, निशान में काट दो। तो ज्ञान होना चाहिए भैया कि अनुस्वार संधि पढ़ रखी है हमने, सब चीज पढ़ रखी है। तो ये संस्कृत का शब्द है नहीं है, हिंदी में क्या है फिर समान, जिसका अर्थ ले गया है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे एक आध नंबर में। तो बाकी अगर आपसे कोई पूछ बैठे कि जी संस्कृत में कुल कितने उपसर्ग होते हैं बच्चों, तो आप बोलेंगे 22 होते हैं। ये तो याद रखने की बात है ना, याद रखते आपको नंबर मिल जाएगा। फिर कोई पूछे आपसे कि हिंदी में कुल कितने उपसर्ग होते हैं,
तो ये होते हैं 13। कितने होते हैं? 13। ये तो नंबर याद रखना। उसके बाद पूछे कि उर्दू और फारसी में, उर्दू और फारसी में कुल कितने होते हैं? होते हैं 19। कितने होते हैं? 19। हालांकि यहाँ तक भी बात आने की नहीं, बस इन दो का ही ध्यान रखो, क्योंकि जब हिंदी पढ़ रहे हैं तो उर्दू फारसी का क्या करना? जब उर्दू फारसी पढ़ेंगे जब उनकी बात होगी। अब हिंदी कहाँ से बनी है? संस्कृत से, इसलिए संस्कृत का पता होना चाहिए और हिंदी का पता होना चाहिए। अब ऐसे तो इससे आगे फिर तुर्की के भी आ जाएंगे, पुर्तगाली भी आ जाएंगे, अंग्रेजी भी आ जाएंगे, अब पता नहीं क्या क्या आ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल भी मैंने 3 लिख दिए। उर्दू फारसी एक साथ लिखे गए हैं, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, उर्दू जो भाषा है वो फारसी ही भाषा है। उस फारसी भाषा को अदब के लहजे में बोलना उर्दू कहलाता है। मैं पहले भी यही लाइन बोली थी कहीं ना कहीं। तो ये हो गया बच्चों क्या? उपसर्ग। ये संख्या आपको याद रखनी पड़ेगी, 22, 13, 19। ठीक है, अब हैंड डालिए संस्कृत के उपसर्ग। भाषा सीखनी 2 तरह से होती है बच्चों। एक तो देखो ये बात हो गई कि जी बस हमें तो वही पढ़ना है जो एग्जाम में आ जाए, तो बस हो लिया, 1 नंबर में होगा, वो भी आया तो इतना नंबर ले लोगे तो। ठीक, एक होता है कि उपसर्ग का जो प्रयोग होगा हिंदी में कहीं आगे भी होगा, तो हमें नंबर तो चाहिए, ज्ञान भी चाहिए। तो उसके लिए फिर हमें ये पता करना पड़ेगा कि जो संस्कृत के 22 उपसर्ग हैं वे कौन कौन से हैं। क्योंकि अगर किसी ने अच्छा क्वेश्चन बना दिया तो क्वेश्चन फिर वो यहाँ तक भी बन जा, 4 ऑप्शन दे दिए, इनमें से कौन सा हिंदी का उपसर्ग नहीं है, इनमें से कौन सा हिंदी का उपसर्ग नहीं है, मतलब 3 तो हैं और 1 अब नंबर लो, तो थोड़ा सा और आगे तक की बात खींचेगी। तो अब ये जो 22 संस्कृत की बात हो रही है, अभी पहले 22 लिख लो, याद हो जाए अच्छी बात है, ना हो तो भी चलेगा, पर लिख तो लो ही। नंबर 1 अति। याद करने की कोई आवश्यकता नहीं कि भाई 22 के 22 याद करो, पर थोड़ी सी पहचान होनी चाहिए कि कोई हमसे पूछ ले कि भाई ये हिंदी का है और ये संस्कृत का है, भाई इतना सा थोड़ा सा हो जाए। अति, अधि, अनु, अप, अभि। अनु, अप, अभी। अभी हो गया जी। उसके बाद है अव, आ, अव, आ। नंबर 8 उत, उद, उप। उत, उद, उप। उसके बाद है दुर, दुस, दुर, दुस, निर, निस। निर, निस। नी।
नी के बाद परा परी, परा परी, प्र प्रति, प्र प्रति, वी सम सु, वी सम सु। हो गई। तो हमारा हेडिंग क्या था बच्चों? संस्कृत। जब भी ये कंफ्यूजन होगी भाई हिंदी के ज़्यादा होंगे या संस्कृत के ज़्यादा होंगे, तो ऑब्वियसली संस्कृत के ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि हिंदी कहाँ से बनी है? संस्कृत से। तो संस्कृत कितने हैं? 22 हैं। 22 हैं 23 हैं? और हिंदी के 13। तो जो संस्कृत के 22 उपसर्ग हैं वो ये हैं। अभी हम बार बार कह रहे थे, अभी आप भी पूछ रहे थे कि ये जो उप है ये अव्यय है या उपसर्ग है? तो देखो कहीं आया हो, और ये भी कौन सा है? संस्कृत से। ठीक है। अब पहली बात मैंने अभी कहा आपको इससे से नहीं करना कि भाई 22 के 22 याद होने चाहिए। कर लो तो बहुत अच्छा है, गलत नहीं है, तो मुझे पता करोगे तो हो नहीं, इसलिए ना भी करोगे तो भी चलेगा, पर पहचान में आ जाए कि भाई ये क्या है? संस्कृत का है। वहां से जो एक क्वेश्चन मैंने कहा नंबर आपका पक्का हो जाएगा। थोड़ा सा देखो इधर, देखो आप 1 से लेके 7 तक अगर आप देखोगे तो ये ए वाले वर्ण हैं। जब हम वर्णमाला लिखते हैं शुरू में ए ही आता है ना, सबसे पहला वर्ण जो स्वर होता है वो क्या आता है? ए। तो अति, अधि और अभि, तीन तो एक जैसे हैं। एक जैसे मतलब छोटी की मात्रा चढ़ रही है। थोड़ा सा याद कराने का प्रयास तो करूंगा ही मैं एज ए टीचर, आप करो या ना करो। अति, अधि और अभि। ठीक है। अब अनु, अप, अव, आ। तो अनु में छोटे की मात्रा आई, ये एक ही है। अप और अव दोनों एक जैसे हैं, और ये फिर आ। ये तो पूरा वही आ गया आपका क्या? स्वर आ। अब मुझे 7 बोलने हैं, तो पहले 3 कौन से थे? जिनमें छोटी की मात्रा थी। अति, अधि और अभि। उसके बाद अनु, अप, अव, आ। हो गए सर? उसके बाद जब हम वर्णमाला में आगे चलेंगे, ए वाले वर्ण हमने लिए थे, आ तो इसमें आ गया, आ गया। छोटी आएगी, छोटी भी है, छोटी की मात्रा, और मैं अभी ये नहीं ले रहा, पहले जो वर्ण दिखाई दे रहा कौन सा? छोटा ऊ, ये ले रहा हूं। तो यहाँ मैंने लिख दिया 7, और ये छोटे ऊ वाले कितने लिखे? 3। तो छोटे ऊ से 3 है, उत, उद और उप, यानी कि तय आ गया, दय आ गया और पे आ गया। अगर मैं इनका सिमिलरिटी यानी कि समानता कुछ इससे करूं तो देखो ये तय था, यहाँ भी तय है। हलन वगैरह थोड़ा सा देख लेना, यहाँ ध था और यहाँ ध नहीं है, यहाँ ध है और यहाँ क्या है? द। और यहाँ पे क्या था? भय, वहाँ क्या है? पे। भाई एक ही मिल रहा है, यानी कि तय। ध की जगह क्या आ गया? तय आ गया, और भ की जगह क्या आ गया? तय। तो 3 आए हैं, उत, उद और उप। और अगर मान लिया किसी विद्यार्थी को संस्कृत का ज्ञान है तो फिर ये रटने नहीं पड़ते, क्योंकि संस्कृत के उन्हें पता होता है कि हाँ ये मीनिंग आ रही है, यानी कि पता रहता है। उसके बाद आगे चलो, दुर और दुस, ये 2 ही हो गए। एक तरह से अगर आप देखा जाए तो छोटे की मात्रा है इनमें भी, और ये भी 3 क्या थे? छोटे ही थे। बाकी फिर मैंने लिख दिए। अब नी से कितने आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं, निर, निस और नी। उसके बाद पे वाले कितने हैं? 4 हैं, परा, परी, प्र, प्रति। उसके बाद वी वाला तो एक ही है, और स वाले 2 हैं, सम और सु। जरा मुझे बताना, जो पहले थे ए वाले वो कितने थे बच्चों? 7। फिर छोटे ऊ वाले 3। फिर छोटे ऊ के वाले बाद
दे वाला था, मतलब छोटे की मात्रा कितने थे? दो। फिर क्या आएगी? छोटी की मात्रा। छोटी की मात्रा आई किस पे थी? न पे। वो कितने थे? तीन। फिर आए थे पे वाले। पे वाले कितने थे? चार। फिर वे वाला तो एक ही था, है ना, और से वाले थे दो। 7 3 10 2 12 3 15 4 19 21 और 2 7 3 10 12 15 19 20 2 ठीक है। अभी मैं मिटाऊंगा भी और फिर आपसे कहूंगा भी कि आपको लिखने भी है, ठीक है। 7 कौन से थे? ए वाले। देख लो बोर्ड पे लिख रहे हैं, ध्यान से देख लेना, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद जब भूल जाओगे, ठीक है। अभी तो तरोताजा है मामला। उसके बाद 3 कौन से आए थे? ओ वाले। फिर जो 2 थे वो वाले ही थे, लेकिन दे में ओ की मात्रा। फिर क्या थी? छोटी न में, ठीक। फिर थे पे वाले कितने? फिर वे वाला एक था, फिर से वाले 2, इस तरह से 22, ठीक। अभी भूलेंगे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ आ जाओ, पहला ऑप्शन क्या है? अति है। शब्द बताओ कोई जिसमें अति आता हो। तो कल भी बात कर रहे थे हम, अत्यंत, अत्यधिक, है ना। तो अगर मैं अत्यंत ही लिखूं, कल भी मुझे आपने वर्तनी बताई थी, कहाँ गलती है इसमें? यह के ऊपर अनुस्वार, पक्की बात। यहाँ पे चलो जी, संधि विच्छेद क्या आया? अति प्लस अंत, ठीक है जी। तो ये तो हो गया शब्द और ये हो गया उपसर्ग। इस तरह से इसका प्रयोग हुआ। और है कौन सा उपसर्ग? संस्कृत का। अगर कोई पूछ बैठे अब कि भाई इसका अर्थ क्या आता है, तो आप पहली बार इसे कहोगे कि अर्थ होना नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? शब्द नहीं, शब्दांश। फिर भी कुछ उदाहरणों के आधार पर मैं अर्थ बताने का प्रयास करूंगा। आपका ये लहजा होना चाहिए बोलने। तो अति का मतलब क्या होता है? ज्यादा। अभी आप एक शब्द बोल रहे थे क्या? अत्यधिक, यानी कि अति प्लस वहां भी क्या सेंस आई? तो ये इसका अर्थ हो गया, ठीक है। लेकिन कोई ये पूछे इसका अर्थ क्या है, इसका कोई अर्थ नहीं है। ये तो ज्यादा अर्थ इसलिए है कि जब ये इसके साथ, जो मैं बार बार समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए दूसरा क्या है? अधि। अधिकार लिख लें, अधिकार। तो अधि प्लस कार। अब देखो, जब ये उपसर्ग है तो ये शब्द है, ठीक। अब एक कार तो इंग्लिश वाली कार है, CAR कार। अब ये हिंदी वाला कार है, ये शब्द है तो इसका अर्थ होता होगा, और ये हम जानते नहीं है शायद। चलो इसका शब्द, इसका हम जानते हैं क्या है? अधिकार, हक। हालांकि जब आपने समझाया तो हक जो है हिंदी का शब्द नहीं रहा, वो एक अलग बात है, भाई समझा तो दिया ही। तो अच्छा, हम ऐसा क्यों करते हैं? हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें इसका दूसरा शब्द हिंदी में नहीं मिलेगा। कोई तो मुझे इंग्लिश से समझाएगा, मुझे राइट, दिस इज राइट, वही है कि हिंदी में दूसरा शब्द नहीं मिल रहा, इसलिए कहाँ चले गए? उर्दू में चले गए, फारसी में चले गए, अंग्रेजी में चले गए। अधिकार, तो इस शब्द से इसका तो तुमको ज्यादा महसूस नहीं होगा। अगर मैं एक शब्द और बोल दूं, अधिनायक। अधिनायक तो हमारे उसमें आता है, किसमें? राष्ट्रगान में आता ना अधिनायक। राष्ट्रगान याद है आपको पूरा? याद है? होना चाहिए, अगर नहीं है तो याद कर लो, होना चाहिए, जरूरी है। अधिनायक, अधिनायक का जब मैं संधि विच्छेद करूंगा तो अधि प्लस नायक। अब बताओ, इसमें तो पता नहीं चल रहा क्योंकि तुम्हें इसकी मीनिंग नहीं पता। अधिनायक में नायक का तो मतलब जानते हो तुम, तो अधि यहाँ क्या मीनिंग ले रहा है, क्या अर्थ ले रहा है? अधि, अधिनायक। नहीं पता। नायकों में श्रेष्ठ, मतलब बहुत सारे नायक हैं, उनमें वो कहलाता है अधि। तो अधि का जो अर्थ निकल गया बच्चों क्या है?
और जो एक अर्थ है, आपने पढ़ा भी होगा कि एक एक उपसर्ग के 3-3 4-4 अर्थ भी होते हैं। तो इसलिए होते हैं क्योंकि इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता, प्रयोग के आधार पे है। तो अब ये जो अधिकार है इसका मतलब क्या है? श्रेष्ठ। अब इनको जी कार क्या है? तो देखो, आकार, साकार, निराकार, सब में मूल शब्द क्या है? लेकिन कभी वो पहचाना ही नहीं, क्योंकि आकार साकार से काम चल रहा है। इसमें आ, सा, ये सब क्या है? उपसर्ग है। तो कार का मतलब क्या होगा? रूपरेखा, बनावट, ठीक। और उनमें सब में क्या? श्रेष्ठ। अब देखो कैसे समझाऊंगा मैं इसे। मेरा, मेरे घर पर अधिकार है, तो घर क्या हुई? रूपरेखा, डिजाइन, तो वो क्या हो गया? और अधि क्या है? मैं उसके लिए श्रेष्ठ हूं, इसलिए मेरा उस पर अधिकार है। समझे? मैं कहता हूं ब्रह्मा निराकार है, ऐसा मैंने कह दिया। तो कार का मतलब क्या है? बनावट, रूपरेखा, और निरा का मतलब कोई निश्चित आकार नहीं है। इसे क्या बोला जा रहा है? चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? अनु। ये तुम्हारे लिए मौका है, इन्हें अभी भी याद करना है। खाली मत बैठो, अपने दिमाग खाली मत छोड़ो, क्योंकि ये खत्म होते ही मैं 22 के बाद लिखूंगा। उनमें से आप में से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो लिख देंगे, और ऐसे होंगे तो मुझे 15 ही हो पाए, 7 याद नहीं आएगा। अब मौका है, बार बार दोहराते रहो जब तक ये 22 पूरे ना हो जाए। बताओ जी कोई उदाहरण। अनुसार, अनुज, अनुसरण, बहुत सारे उदाहरण है। चलो छोटा सा लिख लेते हैं, अनुज। ठीक है जी। इसकी वर्तनी ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं? नुक्ता हटा दूं, इसे क्या कहते हैं? नुक्ता कहते हैं। अगर मैं लगा दूं तो फारसी शब्द बन जाएगा, तब जैनी ज हो जाएगा। हाँ, अनुज तो नहीं होता है, क्या होता है? अनुज। तो ये नहीं आएगा। संधि विच्छेद, अनु प्लस जय, ठीक है। अब जय, जी ये तो कोई शब्द नहीं है। पहली बात तो क्या देखेंगे? वर्ण है, तो वर्णमाला तो हम समझते ही हैं, लेकिन बहुत सारे वर्ण ऐसे हैं जो धातु होती हैं, और क्रिया किससे बनती है? धातु से। तो वे धातु जो हैं कहाँ हैं? संस्कृत में। जय का मतलब क्या होता है? जन्मा। क्या मतलब होता है? जन्मा। फिर वही लाइन आएगी मेरी, क्योंकि वो फीड रहे हैं ऑटोमेटिक वो निकलती है। जैसे कमल का पर्यायवाची शब्द जलज, और जलज का संधि विच्छेद जल प्लस जय, जो जल में जन्मा हो, इसलिए वो जलज, इसलिए वो कमल। अनुज बहुत ही आसान सा उपसर्ग है, अनु। इसका अर्थ बताएं बेटा। कह दिया लोग छुट्टी होने वाली, 2 मिनट की। हाँ जी, पीछे, बाद में। तो इसका अर्थ बता सकते हो, पीछे बता सकते हो, बाद में बता सकते हो। तो अनुज किसे कहते हैं? छोटे भाई को, बड़े भाई को? पक्की बात। अब बड़े भाई को अग्रज। तो अग्र माने जो काम पहले हो, पहले जन्म हुआ, और जिसका पीछे हो वो अनुज, यानी कि छोटा। तो इसलिए कहते हैं जो पीछे हो, जो बाद में हो, वो अनुज। सर ऊपर वाला जो सेकंड नंबर वाला है अधिक, उसका अधिक नहीं होगा क्या बेटा? अधिक? इसका अर्थ अधिकार का संधि विच्छेद, जैसे अनु का अनु जो गया, अधिक का अधिक नहीं होगा। अधिक एक क्या है? रोड है, योग्य क्या है? मतलब पहले मुझे, मैं उस क्वेश्चन से अधिकार की जगह अधिक शब्द लिखा जाए तो। अच्छा, ये कह रहे हो? अगर इसकी जगह अधिक लिख लिया जाए तो फिर क्या होगा? तो फिर वही बात है, अगर मैं अधिक का संधि विच्छेद करूंगा तो हो जाएगा अधिक प्लस कै। लेकिन कै कोई धातु नहीं है, तो उनका धातु का ज्ञान होना जरूरी है। मतलब जितने भी वर्ण हैं सारी धातु नहीं है।
नहीं हो सकते। इसलिए मैं कहूंगा कि अधिक एक पूर्ण शब्द है तो उसका संधि विच्छेद नहीं हो सकता। तो ये फिर ध्यान रखना पड़ेगा। उसके आगे क्या था जी? अप, बोलो बच्चों। अपमान, अपमान, तो संधि विच्छेद भी यही हो गया। अब प्लस मान, बताओ जी अब का क्या अर्थ निकलेगा? नीचे, हाँ जो भी बोलना चाह रहे भाई, अपमान क्या है? मान घटा दिया, ऐसा बोलना चाह रही है नीचे, तो अर्थ भी निकल जाएगा ना, घटा देना, कम कर देना, ये इसके अर्थ निकल जाएंगे। अपयश, यश को कम कर देना, तो ये अप के अर्थ हैं। तो जब भी इन अर्थों की बारी आए तो सीधा शब्द सोच लिया करो और शब्द को क्या अर्थ ले रहा है उसके हिसाब से अपना आंसर दे दिया करो। बाकी से कोई रटने की आवश्यकता तो है नहीं कुछ खास। उसके बाद आगे क्या है जी? अभी, बोलो भाई शब्द। अभिमान और अभिनंदन, अभिनव, अभिनय, है ना? अभिनय लिखते हैं, अभिनय, एक्टिंग, अभिनय। अब अभिनय को नय क्यों कहते हैं? जितने शब्द मुश्किल पकड़ोगे उतनी नई नई बात सीखने को मिलेंगे। अभिनय क्या हो गया? अभी प्लस नय। अब देखो, जो नायक होता है वो किससे बना है? न्याय, न्याय से बना है क्या? नायक। तो अभिनय को हम क्या बोलते हैं? प्रदर्शन करना, अपनी कला का प्रदर्शन करने से भी एक्टिंग बोल रहा था। तो अभी का अर्थ क्या निकल के आएगा? बोलो, कुछ भी बोला करो, वैसे बचे मत करो, जो मन में आया बोलो। अगर इससे अभी क्लियर नहीं हो रहा कोई दूसरा ले लो। अभिमान, अभी प्लस मान, तो मुझे तो अभिमान है। अगर मैं कह रहा हूं मुझे अभिमान है तो मैं ये भी कह सकता हूं मुझे घमंड है। अभियान पॉजिटिव सेंस में जब बोला कर, जब इंग्लिश पढ़ रहा हो। हिंदी में बोल। सकारात्मक, और सेंस को क्या बोल लोगे? भाव। ये तो सकारात्मक भाव है। जितना बोलेगा बेटा उतना अच्छा लगेगा, उतना कॉन्फिडेंस होगा। बच्चों मत, जब भी दूसरी भाषा का प्रयोग करोगे वो पहली भाषा आती है, सीधी सी बात। ये दिमाग और ये जुई इतनी एक्टिव हो तुम्हें पता नहीं चलने देती, खुद ही रेस्पॉन्स देती है फटाफट। जो सुविधा का काम होगा वहां सिग्नल भेज दिया जाएगा, तुरंत निकल जाएगा। तुम बोलना नहीं चाहते, निकल गया सोचो मत, लेकिन ऐसा होगा, तुम्हें वो पता नहीं है इसलिए तुम बोल रहे हो। ये बात ध्यान रखो, सब जानने का ध्यान रखो। क्या बोला तू अभी? पॉजिटिव सेंस, सकारात्मक भाव। तो अभिमान तो सकारात्मक भाव है और घमंड नकारात्मक भाव है। बिल्कुल सही बात कर रहे हो। इसकी जो अर्थ आएगा बच्चों को होता है चारों ओर। क्या होता है? ये एक अर्थ आता है इसका। जैसे अभिमान, मेरे पास जितनी भी मान मर्यादा की वस्तुएं हैं उनको लेकर मुझे क्या है? अभिमान। मेरे आसपास जो भी है। इसी तरह से अभिनय, जो न्याय है, जो प्रदर्शन करना है, वो चार। अभिनय कहाँ किया जाता है? किसी पोडियम पर किया जाएगा, जहाँ पे मान लिया एक प्रदर्शनशाला होगी वगैरह, है ना? तो वहाँ पे क्या है? चारों ओर। तो इसका अर्थ क्या होता है? चारों ओर। आगे चलो जी, आगे क्या है? बताओ शब्द, तुम ही बताओ कोई। समय होने वाला है, जल्दी बोलो फटाफट, एक दो शब्द और फिर अगले पीरियड में करेंगे। हाँ जी आओ। कोई शब्द नहीं आ रहा? अवनति। अवनति में छोटी की मात्रा ना बढ़ेगी, ऐसे लिखूं या बढ़ेगी? यही सही है। संधि विच्छेद हो जाएगा अव प्लस
नति। अब नति में भी संधि विच्छेद हो जाएगा, नत प्लस छोटी ई। तो जो मूल शब्द है वो तो नत है। अब नत का मतलब क्या होता है? बोलो बोलो बोलो, इंग्लिश में समझाओ। स्लोप। अब स्लोप क्या होता है? कोई और भाषा समझाओ। तिरछा। एक तख्ता खड़ा है ना, उसे क्या बोल देते हैं? स्लोप। जो ना हॉरिजॉन्टल हो, जो ना वर्टिकल हो, ऐसे हो, तिरछा, उसे कहते हैं नत। स्लोप बोल रहा हूँ जिसे नहीं, मैथमेटिक्स में स्लोप निकालते हैं m = tan थीटा। ठीक, तो नत का मतलब क्या हो गया? ऐसे, मतलब नीचे वाला तो ऊपर जा रहा होगा, ऊपर वाला। अब इस शब्द से ये पता चलेगा आदमी नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। तो अब लग गया। अवनति का उल्टा क्या होता है? उन्नति। अब उन्नति का मतलब क्या होता है? नीचे से ऊपर जाना, प्रोग्रेस करना। इसका मतलब क्या हो गया? उन जो उपसर्ग है वो आएगा आगे बढ़ने के लिए, और जो अवउपसर्ग है वो आएगा नीचे जाने के लिए। अवनति यानी कि मैं अपने चरम बिंदु पर था, अब मेरे करियर में अवनति आ गई, है ना। मेरा ग्राफ धीरे धीरे नीचा जाने लगा। ये हो गया अव का मतलब क्या है? नीचे, नीचे की ओर, कम, वही अर्थ निकल के आएंगे। अभी बजे एक और कर लेते हैं, बाकी फिर आगे करेंगे। आ, बताओ जी। आ, आकार। और बोलो, आकार तो मैं पहले ही बोल चुका था, अभी बोलो। आगमन। आगमन, आगमन। तो संधि विच्छेद हो गया आ प्लस गमन। गमन बना किससे? गम। गम धातु किसकी है? संस्कृत की। गम माने क्या होता है? जान। ये गम वो नहीं है हिंदी वाला, वो तो हिंदी का भी नहीं है, वो तो फिर उर्दू का है ना। मैं तो गम में गया, है ना, वो गम और है। अब जिस गम की हम बात कर रहे हैं वो है संस्कृत। एक गम कौन सा हो? इंग्लिश का। मुझे गम से पेपर चिपकाने, बहुत सारे गम लिए फिर हैं। कौन सा गम, कौन सी भाषा का, तो पता होना चाहिए। तो ये गम कौन सा है? संस्कृत। संस्कृत की धातु है गम। गच्छ, गच्छति पढ़ी होगी कभी। मतलब क्या होता है? जाना। मतलब क्या होगा? आगमन का मतलब क्या होगा? आना। आना जाना या आना? आना। ठीक है, आगमन। ठीक, कोई एक और दूसरा उदाहरण बताओ ताकि मैं आ का अर्थ बता सकूं आपको। कोई और याद आ रहा हो कुछ? आवाहन। एक साधारण सा ले लेता हूं मैं। आजीवन। मैं तो आजीवन मेहनत करता रहा, लेकिन फिर भी विद्यार्थी निकम्मे निकले। ठीक। आजीवन, तो आजीवन मतलब पूरे जीवन भर। ठीक, जीवन की समाप्ति तक। तो ये इसके क्या है? अर्थ निकल के आ रहे हैं, तक, भर। अब देखो, आगमन, इसे आप किसी वाक्य में बोल सकते हो क्या? देखो, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, मैं लिख के नहीं हट सकता एक शब्द को। मैंने अभी आजीवन बोला तो मैं तुम्हें कहां तक ले गया था? जीवन के अंतिम क्षण तक, ऐसा बोला ना। अब देखो, मैं ऐसे उदाहरण दे रहा हूं। जैसे ही मेरा आगमन हुआ, तुम पलायन करके चले गए। मतलब तुम उस पॉइंट का इंतजार कर रहे थे जब मैं आऊं और तुम चले जाओ। आ गया अंत बिंदु, आ गया है नहीं आया, बस यही है इसका अर्थ। अगर तुम कहोगे इसे एक शब्द में बता दो तो लिख लेना तक। क्या लिखोगे? किसी बिंदु तक। ठीक, आज की क्लास में इतने रहें। तो अभी हमने 7 समझे हैं, जरा मुझे बता दो कौन कौन से हैं 7? अति, अभी, 3 पहले वो तो बोलो, ई वाले। अति बोला, अधि, अभी, आगे अनु, अब,
7 हो गए। अब अगला नंबर कौन सा है? 3 वाला। कौन से? ओ वाले। 7 और 3 10। अब फिर कौन से हैं? 10 वाले 2 कितने? 12। फिर नए वाले 3 कितने हो गए? 15। फिर पै वाले कितने हो गए? हो गए 19। फिर वह वाला 20। फिर पै वाले 7 हो गए। आज की क्लास में इतना ही।